आज हम सरल रेखीय गति में किसी विशेष सेकंड में कण द्वारा चली गई दूरी को ज्ञात करेंगे। माना कोई कण जो है किसी क्षण सरल रेखीय गति कर रहा है किस समय, और ये यहाँ पर बिंदु O पे था और कुछ समय बाद ये S1 दूरी तय करके A बिंदु पर पहुँच गया और इसमें यहाँ O से A तक जाने में इसने n सेकंड का समय लिया। माना यही कण जब O से A की ओर चल रहा था तो n-1 सेकंडों में इसने S2 दूरी तय की, तब ये पहुंचा B पे। अर्थात कि n1 सेकंड में कण द्वारा तय की गई दूरी S1 है और n-1 सेकंडों में कण द्वारा तय की गई दूरी S2 है। S2 ये OB डिस्टेंस हो गई और OA डिस्टेंस का मतलब हो गया S1 डिस्टेंस। ये n सेकंडों में चली गई दूरी है, n-1 सेकंडों में चली गई दूरी है। अब हमको ज्ञात करना है nवें सेकंड में चली गई दूरी, n सेकंड में नहीं, nवें सेकंड में चली गई दूरी। कहने का हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि माना कोई कण 10 सेकंड में 50 मीटर दूरी तय करता है और 9 सेकंड में 48 मीटर दूरी तय करता है, तो केवल 10वें सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी? तो उसमें क्या करेंगे हम, केवल 10वें सेकंड में तय की गई दूरी को हम कैसे ज्ञात करेंगे कि कुल 10 सेकंड में तय चली गई दूरी ऋण कुल 9 सेकंड में चली गई दूरी। तो कुल 10 सेकंड में चली गई दूरी से अगर 9 सेकंड में चली गई दूरी घटा देंगे तो जो निकलेगा वो आएगा 10वें सेकंड में चली गई दूरी। तो माना 10 सेकंड में कण O से A तक गया, 9 सेकंड में कण O से B तक गया, तो केवल 10वें सेकंड में चली गई दूरी क्या आएगी? वो आएगी OA दूरी ऋण OB दूरी। तो जो आएगा ये घटा के वो आएगा केवल 10वें सेकंड में चली गई दूरी। तो उसी प्रकार से हमने यहाँ पे 10वें की जगह हम nवें ले रहे हैं कि केवल nवें सेकंड में चली गई दूरी। तो केवल nवें सेकंड में चली गई दूरी कैसे निकालेंगे? वो निकालने का तरीका होगा कि nवें सेकंड में चली गई दूरी बराबर होगा कुल n सेकंडों में चली गई दूरी ऋण n-1 सेकंडों में चली गई दूरी। तो n सेकंडों में चली गई दूरी वो ये है S1 और n-1 सेकंड में चली गई दूरी क्या है? S2। तो हमने यहाँ पर रख दिया कि nवें सेकंड में चली गई दूरी को हम Sn मान रहे हैं, तो Sn बराबर हो जाएगा n सेकंडों में चली गई दूरी यानी S1 ऋण n-1 सेकंड में चली गई दूरी मतलब S2। अब इस S1 का मान कैसे निकालेंगे? S1 का मतलब n सेकंडों में चली गई दूरी। तो हमने यहाँ पर निकाला है कि जब t सेकंड में चली गई दूरी का सूत्र होता है S बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो जब t सेकंड में चली गई दूरी ये है तो n सेकंड में चली गई दूरी क्या होगी? वो होगी t के स्थान पे हम क्या रख देंगे? n रख देंगे। तो ये आएगा un प्लस हाफ a n स्क्वायर। t के स्थान पे n रख दिया है और n सेकंड में चली गई दूरी को हमने S1 से दर्शा दिया। इसी प्रकार से n-1 सेकंड में चली गई दूरी कैसे निकालेंगे? उसके लिए हम जो है ये जो t सेकंड में चली गई दूरी था इसमें हम t के स्थान में क्या रख देंगे? n-1 रख देंगे। हमारा निकल जाएगा n-1 सेकंडों में चली गई दूरी। तो n-1 सेकंड में चली गई दूरी बराबर हो जाएगा S2 बराबर un-1 प्लस हाफ a n-1 का होल स्क्वायर, यानी t के स्थान पे n-1 रख दिया हमने यहाँ पे। और इस n-1 सेकंड में चली गई दूरी को हम S2 से दर्शा रहे हैं। तो अब हम निकालेंगे केवल nवें सेकंड में चली गई दूरी। तो nवें सेकंड में तय दूरी को हम Sn से दर्शा रहे हैं। तो nवें सेकंड में तय दूरी बराबर हो गया S1 माइनस S2 और इसमें S1 का मान इस समीकरण नंबर 1 से रखा, S2 का मान समीकरण नंबर 2 से रखा। तो ये आ गया Sn बराबर आ गया S1 का मान un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस S2 का मान आ गया ये un-1 माइनस प्लस हाफ an-1 का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पर ये आ गया un प्लस हाफ an स्क्वायर, ये माइनस अंदर लेंगे तो un और ये माइनस un, फिर माइनस u और ये माइनस पहले से है तो माइनस प्लस का इंटू होके प्लस हो गया प्लस u। फिर यहाँ पर ये है हाफ a इंटू n-1 का होल स्क्वायर।
तो एस एन बराबर आ गया हमारा यहाँ पे यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस ये यू एन हो गया, ये माइनस में इसका प्लस यू हो गया, और ये प्लस हाफ और एन माइनस वन का होल स्क्वायर क्या होगा, एन माइनस वन का होल स्क्वायर हो गया एन स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एन, ये ए माइनस बी के होल स्क्वायर से खोला, फिर उसके बाद ए से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये पूरा आ गया एस एन बराबर यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू एन प्लस यू, फिर माइनस हाफ ए और इंटू एन स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एन, तो यहाँ पर प्लस यू एन माइनस यू एन कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास बचा एस एन बराबर हाफ ए एन स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो गए, प्लस यू, फिर माइनस हाफ ए एन स्क्वायर, फिर माइनस हाफ ए, हाफ इससे अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होकर प्लस, और टू से टू कैंसिल ए एन, तो एस एन बराबर आ गया हमारा यू प्लस ए एन माइनस हाफ ए, यहाँ प्लस हाफ ए एन स्क्वायर और माइनस हाफ ए एन स्क्वायर ये भी कैंसिल हो गए, ये कट गए जैसे ये कटा था यू एन और माइनस यू एन, तो हमारे पास बचा एस एन बराबर यू माइनस हाफ ए प्लस ए एन। अब हम इसमें से हाफ ए कॉमन ले लेंगे तो ये आएगा एस एन बराबर एस एन यानी एनवे सेकंड में चली गई दूरी, एस एन बराबर आ गया हमारा यू प्लस हाफ ए इंटू टू एन माइनस वन, तो इसमें हाफ ए कॉमन ले लिया तभी आ गया। तो ये जो सूत्र है ये है आप हमारा एनवे सेकंड में चली गई दूरी, जहाँ एन क्या है समय, ए क्या है इसमें त्वरण, यू क्या है इसमें कण का प्रारंभिक वेग, एस एन क्या है एनवे सेकंड में चली गई दूरी। तो इस पर कई बार सवाल आते हैं परीक्षाओं में। अब इसके बाद हम देखेंगे गुरुत्व के अधीन कण की गति। तो गुरुत्व के अधीन कण की गति का मतलब है कि कोई कण ऊर्ध्वाधरता या तो नीचे की ओर गिर रहा है या तो ऊपर की ओर गिर, जैसे ये पेन है ये या तो लंबवत नीचे की ओर गिर रही है या लंबवत ऊपर की ओर आ रही है। तो जब कोई पिंड ऊर्ध्वाधरता नीचे या ऊपर की ओर गिरता है तो उसको हम उसकी गति को हम कहते हैं गुरुत्व के अधीन ऊर्ध्वाधर पथ पर कण की गति। तो जब कोई कण नीचे की ओर गिरता है तो उसके वेग में प्रति सेकंड जो वृद्धि होती है उस वृद्धि को हम कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। तो यानी जब कोई कण नीचे की ओर गिर रहा है तो उसमें पृथ्वी उसको जिस त्वरण से अपनी ओर आकर्षित करती है उस त्वरण को हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसकी परिभाषा हम ये भी दे सकते हैं, हम देखते हैं जब कोई पिंड नीचे की ओर गिरता है तो उसके वेग में लगातार वृद्धि होती है, तो उसके वेग में प्रति सेकंड जो वृद्धि हो रही है नीचे गिरते हुए उसी को हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, और इसे हम स्मॉल जी से प्रकट करते हैं। इस स्मॉल जी यानी गुरुत्वीय त्वरण का पृथ्वी की सतह पर 45 डिग्री अक्षांश पर इसका मान है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जी का मान क्या है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जी का मान जो है 45 डिग्री अक्षांश पर है। जैसे जैसे हम इस 45 डिग्री अक्षांश से ऊपर की ओर जाते हैं तो जी का मान घटता है, या इससे नीचे की ओर आते हैं तब भी जी का मान घटता है। यानी जी का मान पहाड़ों में जाने पर, पहाड़ों की ओर चढ़ने पर घटता है और कोयले की खानों में गहराई में जाने पर भी घटता है। तो जी का 45 डिग्री अक्षांश पर मान क्या हो गया 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब या 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर भी कह सकते हैं इसको। तो गुरुत्व के अधीन किसी कण की जो गति होती है वो दो प्रकार की होती है। गुरुत्व के अधीन मतलब या तो हम किसी कण को लंबवत नीचे की ओर फेंकें या लंबवत ऊपर की ओर फेंकें। तो गुरुत्व के अधीन ऊर्ध्वाधर पथ पर कण की गति दो प्रकार की होती है। एक तो कि जब गुरुत्वीय त्वरण के रूप में कार्य करता है। क्या मतलब है इसका, जब गुरुत्वीय त्वरण के रूप में कार्य करता है। त्वरण मतलब धनात्मक त्वरण, यानी इस स्थिति में क्या होगा कि कोई कण ऊपर से नीचे की ओर गिरेगा, तो ऊपर से नीचे की ओर गिरने पे क्या होगा उस कण के वेग में लगातार वृद्धि होगी। तो जब कोई कण गुरुत्वीय त्वरण के रूप में कार्य करता है इसका मतलब यह है कि इस स्थिति में कण या वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिरेगी और उसके वेग में लगातार वृद्धि होगी जब नीचे की ओर गिरेगी। तो जब उसके वेग में लगातार वृद्धि हो रही है मतलब वहाँ पर त्वरण कौन सा है का धनात्मक त्वरण। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया कि जब गुरुत्वीय त्वरण धनात्मक त्वरण के रूप में कार्य करता है या त्वरण के रूप में कार्य करता है, इसमें क्या होगा वेग में वृद्धि होगी। और तब जो है हम यहाँ पर देखेंगे कि गति के समीकरण यहाँ पर किस प्रकार के बनते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे जब कोई वस्तु जैसे ये कोई कण है, ये कण ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है। माना हम यहाँ पर ये मान लेते हैं कि माना कण का प्रारंभिक वेग क्या है, u है। किसी बिंदु पर नीचे की ओर गिरते हैं यहाँ पर u है।
सपोज ये जब नीचे की ओर गिर रहा था, यहाँ पर इसका वेग क्या था, u। अब ये यहाँ से नीचे की ओर आ रहा था, यहाँ पर इसकी, यहाँ से इसने नीचे की ओर कितनी ऊंचाई, कितनी गहराई पे गिराई है, h गहराई पे। तो प्रारंभिक वेग हमने इस बिंदु पे u मान लिया, माना यहाँ पर इसका वेग क्या हो गया, v हो गया। u से v वेग होने के दौरान इसने h गहराई तय की, तो दूरी कितनी होगी यहाँ पे, h। और यहाँ पर जो त्वरण आएगा वो त्वरण क्या होगा, स्मॉल g, क्योंकि इसको पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित कर रही है। तो इस कारण यहाँ पर जो त्वरण होगा वो हम गुरुत्वीय त्वरण लेंगे, न कि सामान्य त्वरण a। तो यहाँ पर त्वरण a की पे क्या लेंगे, g। तो यहाँ पर हमने ये मान लिया कि जब कोई कण नीचे की ओर गिर रहा है तो किसी बिंदु पर इसका प्रारंभिक वेग u है, और h गहराई आने पर इसका वेग क्या होता है, v हो जाता है। t समय में इसने इसका वेग u से v हो गया, तो t समय में इसके द्वारा तय की गई ऊंचाई है h। तो ऐसा, इस स्थिति में जो गति के समीकरण होंगे वो हो जाएंगे v इक्वल टू यू प्लस जी टी। हमने गति के समीकरण पढ़े थे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ए की जगह पे हम g रख देंगे, ए की जगह पे g रख देंगे, s की जगह पे हम h रख देंगे, और अंतिम वेग v रखेंगे, प्रारंभिक वेग u रखेंगे गति के समीकरणों में। इस प्रकार से रखने पर हमको जो ऊर्ध्वाधर पथ पे गति के समीकरण, जब वस्तु नीचे की ओर गिर रही है तो गति के समीकरण को प्राप्त होंगे v इक्वल टू यू प्लस जी टी। एक स्थान पे g आ गया। दूसरा गति का समीकरण क्या था कि s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था, तो s के स्थान पे क्या रख दिया हमने, h रख दिया, तो और a के स्थान पे g रख दिया, तो ये आ गया h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तीसरा गति का समीकरण था हमारा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, तो a के स्थान पे क्या आ गया, g आ गया, और s के स्थान पे h आ गया, तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच हो गया। ये ऊर्ध्वाधर पथ पे गति का तृतीय समीकरण हो गया। इसी प्रकार से nवें सेकंड में तय दूरी, तो अभी हमने पहले इसको डिस्कस किया, तो nवें सेकंड में तय दूरी माना h है, nवें सेकंड में तय दूरी, तो इसको हम h बराबर या h1 लिख दो। तो nवें सेकंड में तय दूरी h1 इक्वल टू हो जाएगा u प्लस हाफ g इंटू टू एन माइनस वन। एन यहाँ पर समय है, त्वरण a के स्थान में क्या ले लिया, g ले लिया। यानी हर जगह हम त्वरण a के स्थान पे g लेंगे, और अंतिम वेग v लेंगे, प्रारंभिक वेग u लेंगे, और समय के पे t और दूरी के पे क्या लेंगे, इसमें h लेंगे गति के समीकरणों में। यहाँ पर एक विशेष स्थिति, यदि कोई कण ऊपर से नीचे मुक्त रूप से गिर रहा है, मुक्त रूप से मतलब जैसे हमने ये पेन है, ये ऐसे नीचे की ओर गिराई, तो इस समय मुक्त रूप से गिरने का मतलब होता है इसका प्रारंभिक वेग u बराबर 0 होगा। तो जब कोई पिंड या कण स्वतंत्र रूप से नीचे की ओर गिरता है या मुक्त रूप से ऊर्ध्वाधर तौर नीचे की ओर गिरता है, तो इसका प्रारंभिक वेग u इक्वल टू 0 हो जाएगा। और तब उस स्थिति में ये गति के तीनों समीकरण क्या हो जाएंगे, वो हो जाएगा v इक्वल टू यू, तो 0 हो जाएगा सब में, v इक्वल टू आ जाएगा जी टी प्रथम समीकरण, द्वितीय समीकरण आ जाएगा तब h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, और तृतीय आ जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू टू जी एच। तो मुक्त रूप से या स्वतंत्र रूप से गिरते हुए ऊर्ध्वाधरता नीचे की ओर गिरते हुए पिंड के लिए गति के समीकरण ये तीनों हो जाएंगे। दूसरी स्थिति की गुरुत्वीय त्वरण किस रूप में कार्य करता है कि माना कोई पिंड, कोई कण लंबवत ऊपर की ओर फेंका गया ऐसे, तो ऊपर की ओर फेंकने के लिए इस कण को वेग देना पड़ेगा। तो इसका जो वेग ऊपर की ओर के लिए देंगे हम, वो हो जाएगा प्रारंभिक वेग u। तो जब कोई कण लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है तो हम देखते हैं इसके वेग में लगातार कमी आती है। तो वेग में कमी आ रही, तो मतलब वहाँ पर त्वरण कौन सा है, मंदक के रूप में कार्य कर रहा है, यानी ऋणात्मक त्वरण है। तो ऋणात्मक त्वरण को कहते हैं हम मंदक। तो जब गुरुत्वीय त्वरण मंदक के रूप में कार्य करता है, उस समय कण जो है ऊपर की ओर जब जाता है तो इसके वेग में लगातार कमी होती है जब ये ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर जाता है। तो इस गति में लगातार कण का वेग घटता जाता है। और ऐसा होने पर यदि हम, जैसे यहाँ से एक कण है, इसको ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, तो इसका माना प्रारंभिक वेग u है, ये ऊपर h ऊंचाई तक गया, और यहाँ पर इसका माना किसी बिंदु पर इसका वेग क्या पाया हमने, v पाया। तो कण का प्रारंभिक वेग u ले लिया, t समय बाद कण का अंतिम वेग माना v है, और t समय में इस कण द्वारा चली गई ऊंचाई जो है, तय की गई ऊंचाई h है। तो तब, और इस समय हम इस गति में क्या लेंगे, त्वरण 1 के स्थान पे लेंगे -g, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण लंबवत पृथ्वी की ओर नीचे की ओर कार्य करता है और पिंड जा रहा है ऊपर की ओर। तो क्योंकि पिंड की गति गुरुत्वीय त्वरण की दिशा के विपरीत है, तो ऐसी स्थिति में त्वरण की हम लिखेंगे, ए की जगह पर लिखेंगे -g। तो जब भी पिंड ऊपर की ओर जाएगा, त्वरण ए का मान आ जाएगा -g। और इसी कारण क्या होता है, पिंड का वेग ऊपर जाते हुए घटता है। तो तब परिवर्तित गति के समीकरण हो जाएंगे v इक्वल टू यू
माइनस जी टी, यहाँ था यू प्लस जी टी, यहाँ हो जाएगा यू माइनस जी टी, माने प्लस के स्थान पे माइनस आ जाएगा हर जगह है। तो v इक्वल टू यू माइनस जी टी, फिर h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर द्वितीय समीकरण हो जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच तृतीय समीकरण हो जाएगा। सेम ये पहले वाले तर्ज पे यहाँ प्लस जी टी या था सब जगह, या सेकंड में था प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, थर्ड में था प्लस टू जी एच, तो ये प्लस के पे माइनस कर देना क्योंकि जी का मान माइनस हो गया। तो ऊपर की ओर जाते हुए पिंड के लिए गति के 3 समीकरण हो गए, वी इक्वल टू यू माइनस जी टी, एच इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच। तो ऊपर की ओर जाते हुए पिंड के लिए ये हिंट है कि इसमें जो है गुरुत्वीय त्वरण ए का मान, गुरुत्वीय त्वरण लेंगे ए बराबर माइनस जी। और इसमें जो है यदि हम जैसे देखते हैं कि जब जैसे जैसे कण ऊपर की ओर जाता है तो वैसे वैसे इसका वेग घटता है, एक निश्चित बिंदु पर आके इसका वेग क्या हो जाएगा, अंत में अंतिम वेग अंत में 0 हो जाएगा। तो उस समय यदि अंतिम वेग 0 हो जाए तो तब हम यहाँ पर v का मान क्या कर देंगे, 0 रख देंगे और पुनः इन समीकरणों के नए रूप प्राप्त करेंगे। ऊपर की ओर जाते हुए पिंड के लिए 90 सेकंड में तय की गई दूरी आ जाएगा h बराबर u माइनस हाफ जी 2n माइनस 1, इसमें प्लस जी के स्थान पे माइनस जी हो गया है। अब हम देखेंगे इसमें वाहनों की अवरोधन दूरी। तो वाहनों की अवरोधन दूरी से मतलब ये है, जैसे हम देखते हैं कोई माने कोई वाहन चल रहा है, कोई गाड़ी चल रही है, तो माना हमने इसको अचानक कोई आगे से कोई रुकावट, कोई अन्य गाड़ी आती है, हमको रोकना है इसको, तो हम यहाँ पर ब्रेक लगा रहे हैं इस गाड़ी पे। ब्रेक लगाए जैसे ही, तो ब्रेक लगाने पे एकदम गाड़ी रुकी नहीं, ये गाड़ी यहाँ पर ब्रेक लगाए तो ये यहाँ पर जाके रुकी। तो ब्रेक लगाने के क्षण और इसके रुकने के बीच जो दूरी तय की जाती है वो दूरी कहलाती है अवरोधन दूरी। यानी ब्रेक लगाने के क्षण तथा रुकने से ठीक पहले तय की गई दूरी अवरोधन दूरी कहलाती है। यहाँ पर ब्रेक लगाया और गाड़ी यहाँ पर जाके रुकी, तो इस बीच जो दूरी तय की जाएगी ये कहलाएगी स्टॉपिंग डिस्टेंस या अवरोधन दूरी कह सकते हैं इसको। और इसमें जो है यहाँ पे हम ये मान के चल रहे कि जहाँ पर ब्रेक लगाए वहाँ पर इसका वेग था u, वाहन का वेग था u, और जहाँ पर ये गाड़ी रुकी या वाहन रुका वहाँ पर इसका अंतिम वेग हो गया 0। तो इस बीच इसने जो अवरोधन दूरी तय की वो दूरी है ds, इसको हम ds से प्रकट करते हैं। और यहाँ पर माना जो त्वरण है वो त्वरण आ जाएगा माइनस a, त्वरण का मान माइनस में लेंगे क्योंकि ये यहाँ पर वेग घट रहा है, तो जहाँ पर वेग घटता है वहाँ पर त्वरण होता है ऋणात्मक त्वरण, और ऋणात्मक त्वरण को हम कहते हैं मंदन। तो अब वहाँ पर उसका मान, त्वरण का मान क्या आता है, नेगेटिव आता है क्योंकि वेग घट रहा है। तो माना कोई वस्तु u वेग से चल रही है, इस पर ब्रेक लगाकर a मंदन उत्पन्न करके हमको इसको रोकना है। यहाँ पर u वेग से चल रही थी, इस पर हमको ब्रेक लगा के इस मंदन a यानी ऋणात्मक त्वरण a के अधीन इसको रोकना है। तो माना इस रुकने तक ये जो है ds दूरी तय कर रहा है। तो वाहन के रुकने पर अंतिम वेग क्या हो गया, 0 हो गया, v इक्वल टू 0। प्रारंभिक वेग u ले रखा है, ऋणात्मक त्वरण हमने माइनस a ले रखा है। तो हम अगर यहाँ पर अवरोधन दूरी का मान निकालना चाह रहे हैं तो अवरोधन दूरी का मान निकालने के लिए हमें गति का तृतीय समीकरण लागू करना पड़ेगा। गति के तृतीय समीकरण वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as से हमने v के स्थान पे क्या रख दिया, 0, क्योंकि अंतिम वेग 0 हो गया, और u के स्थान पे u रखा, यू स्क्वायर, तो 0 इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2a ds। तो s के स्थान पे ds माने अवरोधन दूरी, a के स्थान पे माइनस a रख दिया तो ये माइनस आ जाएगा। तो ये हो गया 0 इक्वल टू 0 इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2a ds। तो टू ए ds इक्वल टू हो गया यू स्क्वायर, तो ds इक्वल टू आ जाएगा, ये ds इक्वल टू आ जाएगा यू स्क्वायर अपॉन 2a। ये ds ऐसा लिखा जाए, स्टॉपिंग डिस्टेंस ये ऐसा लिखा जाएगा ये। तो अवरोधन दूरी ds इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2a, अर्थात अवरोधन दूरी प्रारंभिक वेग के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, और इस पे भी कई बार न्यूमेरिकल आता है। थैंक यू।